हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ में, जिसमें हमारा ये क्लास 6-7 की पॉलिटी की एनसीईआरटी चल रही है। हमने इस क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसका हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है। साथ ही साथ हमारे 7th की जो एनसीईआरटी है, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 2 है, इसमें हमारा आज का चैप्टर नंबर 5 होगा, जिसमें हम वुमेन चेंज द वर्ल्ड, बेसिकली हमारा टॉपिक है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। उससे पहले हमने पढ़ा था ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड अ गर्ल। तो यही जो हमारा चैप्टर 4 है वो चैप्टर 5 से रिलेटेड होगा। हमने कैसे चैप्टर 4 में हमने ये देखा कि कैसे जेंडर है, जेंडर के बेस पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, उसी के बेस से ये हमारा चैप्टर कनेक्टेड है। द वुमेन दैट आर चेंजिंग द वर्ल्ड, बेसिकली वुमेन चेंज द वर्ल्ड। तो हम ओवरव्यूज़ में देख लेते हैं। वी विल लुक एट द वर्क आउटसाइड द होम। बेसिकली हमने चैप्टर 4 में जब पढ़ा था ग्रोइंग अप एज अ बॉयज़ एंड अ गर्ल, कैसे जेंडरिंग का जो प्रोसेस है, जो कि जेंडर डिटरमाइन करता है, कि कैसे जेंडरिंग के प्रोसेस से ही हमें बता दिया जाता है कि कौन सा जेंडर कौन से काम के लिए सुटेबल है, और उनके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैसे उनके करियर चॉइसेस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, और कैसे वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे इस सोसाइटी में एमर्ज हो जाएगा और जो प्रेजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइपिंग को ड्रिवन करेगा। तो सेम वही बात इसमें हुई है। वी विल लुक एट द वर्क आउटसाइड द होम। होम स्पेसिफिकली इसलिए बोला है क्योंकि बात हो रही है कि वुमेन जो कि डोमेस्टिक कोर्स से लिंक्ड रहती है, जिसमें उनको डबल बर्डन का देखने को मिलता है, जिसमें वो आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरने लगी हैं आजकल, क्योंकि एम्पावरमेंट का भी दौर आ रहा है, साथ ही साथ प्री कंसीव्ड आइडिया का भी दौर चल रहा है, जिसमें रेडिकल आइडियाज़ एंड द कंजर्वेटिव आइडियाज़ का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसमें डबल बर्डन वुमेन्स को देखने को मिल रहा है। तो वही कह रही है, जो कि ट्रेडिशनली ड्रिवन आइडिया था कि वुमेन्स आर ओनली मेंट फॉर डोमेस्टिक कोर्स एंड डोमेस्टिक वर्क्स, तो उसी की बात हो रही है कि कैसे वुमेन आर चेंजिंग द वर्ल्ड basically in a positive way. We will look at the work outside the home and understand how some occupations are seen to be more suitable for man and for women. तो इसमें more favorable, more suitable for the man and the girl। और ये भी जो हमारा जो डिवीजन हुआ है ना on the basis of occupation, ये भी societal norms पे बेस्ड है कि कैसे अगर आप नर्स की बात करते हैं, आप नर्स बोलते हैं, तो आपको नर्स बोलते ही आपके जो माइंड में इमेज बनती है वो एक फीमेल नर्स की बनती है ना, जबकि आप मेल जो नर्स होता है उसको भी आप नर्स ही बोलते हैं। तो सुटेबल आइडिया क्या यहाँ पर बैठ रहा है कि जैसे नर्स बोल रहे हैं, हमें फीमेल की इमेज अपने आप साइकोलॉजिकल माइंड में क्रिएट हो जा रही है। ऐसी बात करें कि जो सेलिंग का काम होता है, जो मार्केटिंग का काम होता है, जिसमें बोलते हैं कि मेंस आर सुटेबल बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशू एंड सम अदर स्टफ्स ऑल्सो। तो उसमें जो मार्केटिंग का होता है, सेल्स का होता है, फिर और भी कुछ होता है, जैसे इंजीनियर्स की बात कर लें। अगर शेफ़ की बात करें तो बेसिकली आजकल तो इतने फेमस मेल शेफ्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन शेफ्स में ज़्यादा लगता है फीमेल ओरिएंटेड ऑक्यूपेशन है। ऐसे ऐसे डिफरेंट ऑक्यूपेशंस कैसे जेंडर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो यहाँ पर वुमेन की अपॉर्चुनिटी, वुमेन इक्वालिटी की बात होगी, और क्या कौन से मूवमेंट्स हुए हैं इन द वेव्स इन द फॉर्म ऑफ टू गेनिंग द इक्वालिटी एंड रेजिंग द इनइक्वालिटीज़। Briefly trace the different types of efforts made by the women's movement to challenge discrimination in a more recent year। जो हमारा जो मॉडर्न सोसाइटी बेस्ड मूवमेंट हुआ है टू चैलेंज दिस सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन, पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो अगेन ये जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है, ये हमारे मेंस के GS1 GS2 GS1 में हमारा सोसाइटी आ जाता है। GS1 में हमारा सोसाइटी देखने को मिलता है। GS2 में हमारा क्या पॉलिटी होता है, जिसमें हम पॉलिसीज़, गवर्नेंस की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो ये हमारा सारा GS2 का पार्ट है। एथिक्स में हमारा केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगे, सोशल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि बेसिकली एसए एंड एथिक्स दोनों का पार्ट बन सकता है एज अ फॉर एन इफेक्टिव एग्जाम्पल। एंड ऑल्सो द जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वुमेन इक्वालिटी की बात हो रही है, द वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, सारे कॉन्सेप्ट्स में एथिक्स में देखने मिलेंगे। एंड सोशोलॉजी तो सोसाइटल बेस्ड मूवमेंट है, तो ये सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी है। सो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है स्टीरियोटाइप।
स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइसिस। प्रिजुडाइसिस का मैंने आपको बताया था, प्रिजुडाइसिस का मतलब होता है प्री कंसीव्ड आइडिया। अब स्टीरियोटाइप एंड प्रिजुडाइस में क्या अंतर हो जाता है? वैसे तो सोशियोलॉजी ऑप्शन वालों की टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बट ये एक जनरल वर्ड है तो उसको पढ़ना जरूर है। एक हमारा था प्रिजुडाइसिस। आपने जेन ऑस्टिन की एक फेमस किताब है प्राइड एंड प्रिजुडाइसिस। प्राइड एंड प्रिजुडाइसिस जेन ऑस्टिन की एक फेमस किताब है, इंग्लिश लिटरेचर वाले इनको बहुत पढ़ते हैं। तो उसमें जो ये वर्ड प्रिजुडाइसिस है, जेन ऑस्टिन की किताब में भी वो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है ना, जो प्रिजुडाइसिस हुआ है प्री कंसीव्ड आइडिया से। प्री कंसीव्ड आइडिया का मतलब क्या है? जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ प्री कंसीव्ड, प्री कंसीव्ड का मतलब क्या बैठ रहा है यहाँ पर? प्री कंसीव्ड का मतलब है बेसिकली कि उनको कोई साइंटिफिक मेथड या रिसर्च के थ्रू नहीं बनाया गया है, वो बहुत ही जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। प्री कंसीव्ड का एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप और इजी हो जाएगा। प्री कंसीव्ड आइडिया कि वुमेन्स आर इमोशनल, वुमेन्स आर ऑलवेज इमोशनल एंड they are soft, they need to be talk in polite way, they can't be rough tough like a boy। तो ये प्री कंसीव्ड आइडिया। गर्ल्स ऑलवेज लाइक पिंक, ये तो आपका बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल हो जाएगा। ये प्री कंसीव्ड आइडिया कि गर्ल्स लाइक ओनली पिंक कलर, whereas blue is for the boys। तो ये प्री कंसीव्ड आइडिया है। बॉयज can't be soft और कान भी टॉक इन अ पोलाइट मैनर। तो ये प्री कंसीव्ड आइडिया है। और बता दिया गया है कि बॉय को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजरमेंट में इनको स्केल किया जा रहा है एंड गर्ल्स को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ में किया जा रहा है, ताकि वो डिफरेंट इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते थ्रू देयर कैरेक्टर एंड थ्रू देयर वेज ऑफ टॉकिंग। ओके, तो यही हमारा प्री कंसीव्ड आइडिया है, जिसको प्राइड एंड प्रेजुडिस में जेन ऑस्टिन में उस समय की बात में बताया गया है थ्रू द एलिजाबेथ। ओके, और यहाँ पर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन वी बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन अ रिलीजन, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of a work। ओके, ठीक है। स्टीरियोटाइपिंग में एक मेरा रिसेंटली मुझे एग्जाम्पल आ रहा है। स्टीरियोटाइपिंग हम ऐसे कर देते हैं, हमें लगता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के जो लोग होते हैं वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्टीरियोटाइपिंग है कि वो हिंदी नहीं बोल सकते। बेसिकली वो बोल सकते हैं हिंदी, तो हमने रिलीजन के बेस पे प्री कंसीव्ड आइडिया लगा दिया कि वो दे कांट टॉक इन हिंदी। ओके, टेक सर्टेन सब्जेक्ट्स। हमने पहले ही क्लास में बात कर ली है कि सम सेड बेसिकली सोसाइटी बेस्ड नॉर्म्स आर सेइंग दैट women's is not good at calculation, they don't opt for mathematics background, they are good in science or humanities or vocational subjects, and boys are more in intellectual capacity, they can do calculation work more easily। तो यहाँ पर हम पैराडॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं। कैसे हमारी शकुंतला देवी है जो कि इतनी बड़ी मैथमेटिशियन थी, जो कि एक वुमेन भी थी, तो ये हमें पैराडॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। और नॉट ऑन बिकॉज ही और शी हैज़ अ एप्टीट्यूड फॉर इट। एप्टीट्यूड यहाँ पर हमारी एक एबिलिटी हो जाती है, ठीक है, एबिलिटी स्किल हो जाता है एक एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ हम एथिक्स की क्लास में पढ़ते हैं एप्टीट्यूड, तो वहीं पे बट बिकॉज दे आर ईदर बॉय और गर्ल, स्टीरियोटाइप्स प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट पीपल एज यूनिक इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर जो हमारे इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना स्टीरियोटाइपिंग में, वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग ना आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एज अ ग्रुप। हमें ग्रुप में देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग को, और प्रिजुडाइसिस को हम बेसिकली प्रिजुडाइसिस को प्री कंसीव्ड आइडिया में देखते हैं। और ये प्री कंसीव्ड आइडिया जेंडर बेस्ड भी हो सकता है और अदर काइंड ऑफ बेस भी हो सकता है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो सकता है, जेंडर, रिलीजन, रेस, कैस्ट, सेक्स के बेस पे हो सकता है। और स्टीरियोटाइप में क्या होता है कि हम कहते हैं पर्टिकुलर ग्रुप, यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है, नॉट अ इंडिविजुअल, ठीक है। पर्टिकुलर ग्रुप बेस्ड ऑन रिलीजन, वेल्थ, लैंग्वेज आर बाउंड टू हैव सर्टेन फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और कैन ओनली डू अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्क। और एक एग्जाम्पल मैं और बता दूँ, जो हमारे पहाड़ी लोग होते हैं वो कहते हैं वो उनकी हाइट इतनी नहीं होती, वो पहाड़ी होते हैं, उनकी हाइट नहीं होती, बट वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू द लिविंग इन अ हिली एरियाज एंड द मोर फिजिक दे हैव फ्रॉम द पीपल्स हु आर लिविंग इन द मोर फ्लैट एरियाज। तो उसमें ऐसे भी एक स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलता है। बेसिकली ये बहुत ही मेजर लेवल पे सच है, बट नॉट ऑल द टाइम। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाता है स्टीरियोटाइप प्रिवेंट अस फ्रॉम लुकिंग एट द पीपल एट यूनिक इंडिविजुअल्स। हम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देखते, हम एज अ ग्रुप देखने लगते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम पूरे नॉर्थ ईस्ट के पीपल को जनरलाइज वे में देखने लगते हैं, हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं देखते। तो यहाँ पर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल यूनिकनेस वो खत्म हो जाती है। और नर्स की बात तो मैंने की है, देखिए नर्स से हमारा एक नर्स की इमेज भी है, जिससे नर्स से पता चल रहा है नर्स आर ओनली फॉर फीमेल।
ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल था, अ डॉटर फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल, वुमेन्स फीचर सर्विस। या आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। देख लेते हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा है बेसिकली। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप में इंजन ड्राइवर आर मैन बट 27-year-old Lakshmi Lakra from poor tribal family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for North Railways. इंजन ड्राइवर्स आर मैन, तो यहाँ पर हमें क्या स्टीरियोटाइप हो गया ना हमारा कि ऑक्यूपेशन बेस, कि जो इंजन ड्राइवर्स होते हैं वो दे आर मैन। लेकिन यहाँ पर हमारा इसको कैसे स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, बट 27-year-old लक्ष्मी लाखरा फ्रॉम अ पुअर ट्राइबल फैमिली एंड शी इज फ्रॉम ट्राइबल फैमिली इन झारखंड हैज बिगन टू चेंज थिंग। शी इज द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्थ रेलवेज की फर्स्ट वुमेन ड्राइवर थी। तो आप इसको कैसे अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड आप हेडिंग भी ऐसे दे सकते हैं, ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप, ब्रेकिंग बैरियर्स। ओके, तो ये आपका पार्ट हो जाता है। देख लेते हैं, पूरी स्टोरी देख लेते हैं। लक्ष्मी's पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट but they struggled and overcome many hardship to make sure that children got an education. Lakshmi studied in government school. Even schools, Lakshmi help. स्कूल भी जाती, साथ में हाउस वर्क भी करती थी और जॉब्स भी करती थी। उन्होंने स्टडी हार्ड की, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टडी की। अच्छा, उन्होंने डिप्लोमा लिया इन इलेक्ट्रॉनिक्स में। देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास्ड इन हर फर्स्ट अटैम्प्ट। अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में उन्होंने रेलवे बोर्ड एग्जाम पास कर लिया थ्रू डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। Lakshmi says, I love challenges and the moment somebody says it is not for girl. See, it makes sure that I go for ahead and do it. जब उनको कोई कहता है it is not meant for girl, this word give her a kind of challenge and the movement to do something against it. Okay, Lakshmi's had do this several times in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycles, Polytechnic, when she decided to become an engineer driver. Her philosophy is simple. जो हमारी लक्ष्मी लाखरा है, उनकी philosophy simple है लाइफ की। As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? तो यहाँ पर इनकी एक सिंपल फिलॉसफी है। आप इसको कोट भी कर सकते हैं, बहुत ही फेमस फिलॉसफी की मैं जा रही। तो अडॉप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन बाय नीता लाल। तो नीता लाल की कोई ये किताब है, वुमेन्स फीचर सर्विसेज में आई है, जो कि इनका टाइटल है अडॉप्टेड फ्रॉम ड्राइविंग हर ट्रेन। ओके, तो यहाँ से आप कोट कर सकते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए ब्रेकिंग द बैरियर्स। अब देख लेते हैं और कौन कौन से सोसाइटी बेस्ड ईवल्स देखने को मिल सकते हैं। सोसाइटी ईवल्स इसलिए बोला जा रहा है कि बेसिकली ये जो मॉडर्न आइडियोलॉजी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी इसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, आर कंजर्वेटिंग आइडियोलॉजीज। मैनी पीपल बिलीव इन दीज स्टीरियोटाइप्स, मैनी गर्ल्स डू नॉट गेट सेम सपोर्ट। तो मतलब जैसी वो कुछ एजुकेशन प्राप्त कर लेती हैं गर्ल्स बहुत फैमिलीज़ में, तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि आपकी लाइफ का एक ही उद्देश्य है, टू गेट मैरिड। ठीक है, तो गेटिंग मैरिड। तो बाल विवाह का जो आपको देखने को मिलता है सीन, जिसके बाल विवाह पे विरोध भी किया जा रहा है, तो वो सब इसी दौरान देखने को मिलता है कि किसी वुमेन को डिप्रिवेट कर देते हैं फ्रॉम गेटिंग एजुकेशन, फ्रॉम गेटिंग रिसोर्सेज विच इज़ बेसिकली given by the government on the free of cost. Still parents are not allowing the children to get the proper schooling, education, proper health, from proper human development. Nothing is and this all the things are impacting the girls psychology and girls ranking in the society. So in the past the skill of reading and writing was known only a few. जैसे आप वर्णा सिस्टम देखेंगे जिसमें हमारे हाईएस्ट हो जाते हैं ब्राह्मण, तो ये जो हमारा जो वर्णा सिस्टम था, इस वर्णा सिस्टम को ऑक्यूपेशन बेस्ड पे बनाया गया था, जो कि इतना एनरिच्ड एनग्रेव्ड हो गया सोसाइटी में कि ऑक्यूपेशन बेस्ड पे भी हो गया और मोबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ही नहीं थी, आप अपना स्टेटस ही इम्प्रूव नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपने अचीव्ड एंड एस्क्राइब स्टेटस के बारे में पिछले क्लास में पढ़ा था, वो इसी से लिंक था। तो जो ये बोल रहे हैं ना कि रीडिंग राइटिंग आर
रिमेन टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ हैंड्स। तो ये जो हमारे ब्राह्मण से यही ग्रुप ऑफ हैंड्स से रिलेटेड है यहाँ पर टॉक। मोस्ट चिल्ड्रन learned the work their families or elders did. For example, the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabets. Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as supportive. जो आपको एक क्रिएटिव वर्क इंडस्ट्रीज में भी देखेंगे ना, जो कुछ कुछ फैमिलीज बहुत सदियों से बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में है, जो बैंगल मेकिंग जो इनका एक क्रिएटिव टेक्निक होता है वो भी जो पास करते हैं जनरेशन टू जनरेशन आर ओनली इन द हैंड ऑफ बॉय एंड नॉट इन द हैंड ऑफ गर्ल। और गर्ल को एक सपोर्टिव कैरेक्टर की तरह देखते हैं, उनको कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड नहीं करते ताकि वो भी उस बैंगल मेकिंग टेक्निक को सीख कर अपना एक अलग से अपना एक इनकम जनरेट कर सके। फॉर एग्जाम्पल इन pottery trade, women collected mud and prepared the earth for the pot, but since they did not operate the wheel, they were not seen as the potters. पूरा काम कर देती है वुमेन्स, मट्टी तक लाती हैं, उनको गूंथती भी है, उनको पूरा कर देती है काम, लेकिन बस वो व्हील नहीं चलाती है जिससे वो पोट नहीं बन पाता, तो उससे उनको पोटर्स नहीं कहा जाता। बेसिकली उनका भी ऑक्यूपेशन डिप्रिवेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है हमें हमारी रमाबाई का, जो कि फेमस है, जो कि सोशल मूवमेंट्स में भी आप सोशल मूवमेंट में स्पेक्ट्रम में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे रमाबाई जी के ऊपर। रमाबाई जो कि 1858 से 1922 तक थी, शोज अबव विद हर डॉटर। ये रमाबाई जी हैं, उनकी डॉटर है। चैम्पियन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन, शी नेवर वेंट ऑन स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता because she could read and write Sanskrit, a remarkable achievement as women then were not allowed such knowledge. She went on up as a mission in Khedgaon near Pune in 1898, where widows and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. ठीक है, they were taught a variety of skills from a carpentry to running a printing press, skills that are not usually taught to girls. Even today, the printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active. Okay, so top of corner में पिक्चर थोड़ी ब्लर है, यहाँ पर विजिबल नहीं है। तो उन्होंने कैसे वुमेन को एनकरेज किया to become literate and get education and to become a self-independent woman। तो हमारी एक और मूवमेंट में हमें एक और पर्सनालिटी देखने को मिलती है, जो कि है रस सुंदरी देवी जी। रस सुंदरी देवी जी जो कि स्टिल स्पेक्ट्रम में ऑल्सो प्रेजेंट है। इनके बारे में 1800 से 1819 के बीच में थी। हु वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल सम 200 years ago. At the age of 60, she wrote her autobiography in Bangla. Her book titled Amar Jeeban is first known as autobiography written by the Indian woman. तो अगर आप जैसे आप दलित लिटरेचर पढ़ते हैं, इंग्लिश जॉनराज में पढ़ते हैं, सेम एक वुमेन लिटरेचर करके भी अलग एक नया जॉनर इमर्ज हुआ है, जिसमें आप वुमेन लिटरेचर को पर्टिकुलरली देखेंगे तो उसमें हमारा जो अमार जीवन है वो फर्स्ट बुक मानी जाती है ऑटोबायोग्राफी में। राज सुंदरी देवी वो वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंड लॉर्ड फैमिलीज। एट द टाइम इट वॉज बिलीव दैट इफ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी विल ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। बेसिकली अगर वुमेन एजुकेट हो जाएंगी, एजुकेट लीड टू एजिटेट एंड देन अवेकनिंग ऑफ द सोसाइटी। तो अगर वो एजुकेशन कर लेंगी प्राप्त, उनको राइट्स का एक्नॉलेजमेंट होने लगेगा, उनकी सोसाइटी में रैंकिंग पता होने लगेगी, उनको इंडिपेंडेंस का मतलब पता होने लगेगा, जिससे क्या होगा बेसिकली वो अपनी वॉइस को चैनलाइज कर सकती हैं। तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी पैदा होने लगेगा बिटवीन द सेम कम्युनिटी, सेम फैमिली, अबाउट द आइडियोलॉजीज एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कॉन्शियस आपको देखने को मिलेगा। रीड एंड राइट इन सीक्रेट, बेसिकली उन्होंने बहुत छुप के पढ़ाई की एज वेल आफ्टर हर मैरिज। अपनी शादी के बाद भी उन्होंने छुप के पढ़ाई की, नॉट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू बट बस जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी आर नॉट अलाइंग द वुमेन टू गेट द एजुकेशन।
फिर यहाँ पर भी एक नया है स्टीरियोटाइप अटैच था कि अगर वुमेन्स एजुकेशन ले लेंगी तो वो हस्बैंड के लिए बैड लक लाएगा और जिससे वो विडो हो जाएंगी। तो हमारी राज सुंदरी देवी जी हैं जिनकी ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन, ये पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली। ओके, हमारी एक सोशल मूवमेंट में हमारी एक और पर्सनालिटी इमर्ज है, रुकैया सखावत हुसैन, जो कि 1880 से 1892 के वॉज बॉर्न इन रिच फैमिली हु ऑन्ड अ लॉट ऑफ लैंड। यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल इशू नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी आर नॉट अलाउइंग द वुमेन टू गेट द एजुकेशन बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग, बिकॉज दे थॉट दैट इफ वुमेन गेट द एजुकेशन दे ब्रिंग द बैड लक टू द हस्बैंड एंड दे बिकम द विडो। ओके, दो she knew how to read and write Urdu, she was stopped from learning Bangla and English. In those days, English was seen as a language that would expose girls to new ideas because of the idea of Renaissance, Enlightenment, modern ideologies emerge हो रही थी, जो कि आप देखने को मिलेगा ईस्टर्न यूरोप में, जहाँ से आपको मेडिवल टाइम्स ख़त्म होके मॉडर्न टाइम्स में जैसे आप आते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिंग्स टू industrial revolution brings to the enlightenment, renaissance and the more open society which is based on rationality and scientific ideas. Okay, तो वही था। अगर इंग्लिश और ये these all the things are present in English, if they learn the English and they exposed to the idea of new idea which is basically जैसे new women's भी बोला जा रहा है, and French Revolution also bring to the idea of equality. Okay, women are fighting for the right to vote and right to equality, which people thought were not correct for them. Therefore, it was most boy who taught English. Ruqayya learned to read and write Bangla and English with the support of her elder brother and her elder sister. She went on to become a writer. She wrote a remarkable story titled Sultana's Dream. तो उन्होंने रुकैया सखावत हुसैन ने इन्होंने एक अपनी स्टोरी लिखी, टाइटल बेस्ड था सुल्तानाज ड्रीम इन 1905 में लिखा, टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल्स when she was merely 25 years old. This story imagined a woman called Sultana who reaches a place called Ladyland. Ladyland is a place where women had the freedom. So basically इन्होंने अपनी इमेजिनेशन को एक रियलिटी में सोचने की कोशिश की। सुल्ताना ड्रीम में बेसिकली जो सुल्ताना है वो रुकैया सखावत की एक आइडिया है, जो उस आइडिया को वो रियलिटी बनाना चाहती है। तो जो सुल्ताना की जो लेडी लैंड है, द लेडी लैंड इज अ प्लेस वेयर वुमेन्स हैड द फ्रीडम टू स्टडी, work, to create inventions like controlling rain from the clouds and flying air cars. Basically इसमें जो अभी हमारे मॉडर्न सोसाइटी में प्रेजेंट है वो 1905 में सोच रही थी। बेसिकली वो फ्यूचरिस्टिक आइडिया ले रही थी। दिस लेडी लैंड द मैन हैड बीन सेंट इनटू exclusion, their aggressive guns, other weapons of war defeated by brain power of women. तो इसमें यहाँ पर aggressive and magic of mind and magic of weapon के बीच में कंपैरिजन कर रही हैं वो। As Sultana is traveling Ladyland with sister Sahara, she awakes to realize that she was only dreaming. मतलब उनकी बेसिकली ड्रीम ही थी जो ये देख रही थी। ठीक है, स्कूल एजुकेशन एंड टुडेज। अब टुडे इंडिया की बात कर लेते हैं। अनलाइक राज सुंदरी देवी एंड रुकैया हुसैन who were not allowed to learn to read and write, number of girls attend schools in India today. Despite this, there continue to be many girls who leave school for reason of poverty, inadequate schooling facility and discrimination. Providing equal schooling facility to children from all the communities and class backgrounds and particular girl continue to be a challenge in the society. ठीक है, तो now situation are getting improved, but the thing is वुमेंस को एजुकेशन मिलना अलाउड तो हो गया, बट आजकल क्या हो रहा है कि गर्ल्स की जो ड्रॉपिंग रेट है, स्कूल से ड्रॉपिंग रेट है, वो बहुत इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फैसिलिटी, लैक ऑफ द एजुकेशन, और कैन से पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन भी आप बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल इशूज़. Today, both boys and girls attend schools in large number, yet as we can see, there still remain difference between the education of the boys and the girls. India has a census every 10 years, which count the whole population of the country. Is also gather details information about the people living in India, their age, schooling, what work they do, and the so on. Okay, तो ये हमारा सेंट्रल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का डाटा है, जो कि हम डाटा देखेंगे.
यहाँ पर फिर इसी का इनिशिएटिव लाए थे वो बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हम देखने को मिलता है गवर्नमेंट की। तो वी यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स, जो कि हम सेंसस कलेक्ट करते हैं। तो ये खाली एक डाटा तो नहीं होता, स्टैटिक्स तो नहीं होता। इस स्टैटिक्स को यूज़ करते हुए गवर्नमेंट लेजिस्लेचर पॉलिसीज़ बनाती है, पॉलिसीज़ लाती हैं, बिल्स लाती हैं, फैसिलिटीज़ लाती हैं, ताकि इसी सेंसस को यूज़ करके जो भी रीज़न निकले हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सके। We use this information to measure many things like number of literate people and ratio of men and women. According to 1969 census, about 40% of all the boys and the men 7-year-old and the above were literate. This is they could at least write their names. मतलब literate का भी यहाँ पर अलग ही बेसिस चल रहा है। लिटरेसी का मतलब बेसिक हो रहा है जो अपना नाम लिख सकता है, बेसिकली थोड़ा सा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और थोड़े मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर सकता है ऑन अ वेरी मैन्यूट लेवल, प्लस माइनस करके, तो उसी को लिटरेसी लाया गया, बताया गया। अगर इस लिटरेसी का जो हम पिलर्स हैं, जो लिटरेसी का फैक्ट जो एस्पेक्ट है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे, तो फिर लिटरेसी जो 40% बोला गया है वो तो और बिलो 10% हो जाएगा। अगर लिटरेसी को और स्ट्रॉन्ग वे में इम्प्लीमेंट किया गया कि लिटरेसी होता क्या है, कि कम से कम तो उनको एक बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट क्लास 10 की लेवल की मैथ्स होनी चाहिए, अच्छे से रीड राइट होना चाहिए, इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो ये अगर लिटरेसी में ये एस्पेक्ट लाएं तो 40% डायरेक्ट नीचे गिर के 10% पे आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अलग ही सीन चल रहा है कि लिटरेसी का डेफिनेशन ही क्या है बेसिकली, एज कम्पेयर टू जस्ट 50% ऑफ ऑल द गर्ल्स एंड वुमेन्स। In the most recent census of 2011, these figures have grown to 82% of the boys and men and 65% of the girls and the women. Okay. So this means that the proportion of both the men and the women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased. But as you can also see, the percentage of the male group is still higher than the female group. The gap has not gone away. This is a table shows that the percentage of the girls and boys who leave school from different social groups including scheduled castes, scheduled tribes. Okay, तो यहाँ पर हमें डाटा दिया गया है जिसमें ड्रॉप आउट रेट बताया गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स कौन कौन से डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हुए कौन कौन से एज में बोलें या कौन कौन सी क्लासेस में ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऑल में बात करें, ऑल मतलब एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को एक्सक्लूड करते हुए ऑल जिसमें आ जाता है जनरल में। तो उसमें बॉय की बात करें, जो प्राइमरी लेवल जो हमारा 1 से 5 तक देखने को मिलता है, उसमें हमारा 4% के अराउंड ये देखने को मिला, जो कि 2015 के है। इन परसेंटेज में तो ये 4%, 5% आप इसको मान के चल सकते हैं ड्रॉप आउट देखने को मिला है 1 से 5वीं कक्षा के बीच में बॉयज़ का, और गर्ल्स का हमारे 3% के अराउंड 4% मान के सकते हैं। टोटल हमारा 4% है। अपर प्राइमरी में जो कि 6 से 8 माना जाता है, उसमें 3% है बॉय का, 4% है गर्ल्स का, टोटल 4। और फिर सेकेंडरी लेवल में 9 to 10 देखा जाता है, 17 एंड 16 एंड टोटली 17। ओके, अगर एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें, वहीं पर प्राइमरी में 4% बॉयज़ का है, 4% गर्ल्स का है, तो 4 टोटल हो गया। 5 बॉयज़ का है, 6 गर्ल्स का है इन अपर प्राइमरी एंड 19 और सेकेंडरी क्लासेस में है। और वहीं ट्राइब्स की बात करें, 7 और 6 है बॉय एंड गर्ल के बीच में, 8 एंड 8 है ऑन द अपर प्राइमरी एंड 24 एंड 24 है बिटवीन द सेकेंडरी क्लासेस के बीच में। तो ये हमारे सारे डाटा 2014 एंड 15 से देखने को मिल रहे हैं कि कैसे ड्रॉप आउट द एनुअल ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल एजुकेशन में सीन हुआ है। तो जो अब ऊपर की टेबल से हमें क्या डाटा मिला है कि दैट SC/ST गर्ल्स लीव स्कूल्स एट द रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स। जनरल के बेसिस में SC/ST ज़्यादा स्कूल को छोड़ती हैं। दिस मीन्स दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित आदिवासीज बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। तो अब इससे हमें इस डाटा से ये पता चल गया कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ के लोग ज़्यादा स्कूल ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला है। तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में वुमेन के एजुकेशन के लिए अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, जिससे आप रिजर्वेशन देख सकते हैं। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ दिस एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन तो पूरे जनरल वे में देखा गया है। और डिफरेंट आप इनिशिएटिव दे सकते हैं जो SC/ST के होते हैं। स्कूलिंग में जो गवर्नमेंट स्कूलिंग में एक मिनिमम जो थोड़ा सा फीस लगता है सेकेंडरी लेवल में, वो भी आप देखेंगे नहीं लगता है। जो एग्जामिनेशन में फ़ीस लगती है उसको भी हटा दिया जाता है। ऊपर से ST/ST होने के कारण उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वुमेंस को, तो ये सब और फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC/ST गर्ल्स
टू कंप्लीट प्राइमरी एजुकेशन। अब इसमें मुस्लिम वुमेन्स की बात भी रेज हुई है। वाइल अ मुस्लिम गर्ल इज लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर द अराउंड 3 years, गर्ल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड द 4 years इन स्कूल। तो यहाँ पर बात ये हुई है कि ST के भी कंपैरिजन में मुस्लिम वुमेन्स की ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा देखने को मिल रही है। जी, there are several reasons why children from Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज लीव स्कूल्स। जनरल कम्युनिटी के बेसिस में जो आप मुस्लिम SC/STs के लोगों में ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट क्यों देखने को मिल रहा है? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज में नॉट इवन द प्रॉपर स्कूल। एक रीजन हो गया प्रॉपर स्कूल नहीं है, टीचर्स ही नहीं है, इज़ नॉट क्लोज, होम्स स्कूल से क्लोज नहीं है, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बसेस नहीं है, पेरेंट्स में नॉट विलिंग टू सेंड देयर गर्ल्स टू स्कूल बिकॉज ऑफ द सेफ्टी इशू एंड द फैसिलिटीज़। फिर इसी को और इस आइडिया को और ब्रॉडर बनाते हुए गवर्नमेंट ने अभी सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम किया है कि कैसे वुमेन्स की सेफ्टी है, मेंस्ट्रुएशन के समय में वुमेन्स कैसे सिक्योर फील कर सके। वॉशरूम की फैसिलिटी प्रोवाइडेड की गई है, मिड डे मील स्कीम्स देखे गए हैं। गर्ल्स स्कूल में तो एनुअली बेसिस पे डॉक्टर्स भी आते फॉर द चेकअप एंड द जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि लड़कियों को फेस करना पड़ता है थ्रू आउट देयर टीनेज लाइफ, वो सारी आपको अवेयरनेस फैलाई जाती है। साथ ही साथ जो आपकी कैल्शियम की कैप्सूल्स दी जाती है फॉर माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए, अनीमिया को ख़त्म करने के लिए। तो ये सब सारे इनिशिएटिव्स है बिकॉज ऑफ दिस डाटाज एंड द रीजन विच आर गेटिंग फ्रॉम द डाटा। तो यहाँ देख लें बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑल बॉयज़ इज दिस परसेंटेज एंड द SC बॉयज़ में, इसमें भी ऑल बॉयज़ एंड SC बॉयज़ में कंपैरिजन किया गया जिसमें SC बॉयज़ की ज़्यादा है ड्रॉप आउट रेट देखते हैं। तो मैनी फैमिलीज आर टू पुअर बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशूज़ भी हो जाता है कि वो इतने पुअर है कि इतना वो कैपेबल नहीं है, एबल इनफ नहीं है टू स्पेंड ऑन द spend on the education of both the girls and the boy. So they think that the boy can get the education and after that they get the job, so it is good for the family. Whereas if the girl child get the job, though she has to leave the girl and she leave the house anyway because of the marriage. So all the things are related to this educating of their children. Boys may get preference in this situation. Many children also leave school because they are discriminated against by their teachers and classmates. Like ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की भी बात हुई है जो कि आपको पता है दलित लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अपनी झूठन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है झूठन। who टीच ऑन द रेगुलर बेसिस। बेसिकली वो दलित थे तो उनको स्कूल में एंट्री ही नहीं मिलती थी, उनको स्कूल में ले तो लिया गया था लेकिन उसको पढ़ाई नहीं होती थी, वो हमेशा स्कूल के कामों में लगे रहते थे, प्लेग्राउंड साफ़ करना, वॉशरूम साफ़ करना, क्लास से बाहर बैठना। सेम इज़ हैपनिंग विद आर डॉक्टर अम्बेडकर जी, उनको क्लास में ही नहीं बैठाया जाता था, वो महार कम्युनिटी से थे विच इज़ बिलोंग टू द अगेन दलित कम्युनिटी। तो ये सब थिंग्स देखने को मिले हैं। वुमेन मूवमेंट की बात कर लेते हैं। रिसेंटली व्हाट आर द मूवमेंट्स आर हैपनिंग इन द पास्ट। This struggle is known as the women's movement. Individual women and women's organizations from different parts of the country are part of this movement. Many men support the women's movement as well. अब आप खुद सोचेंगे वुमेन मूवमेंट से द फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी है एंड इफ अब फेमिनिस्टिक आइडियोलॉजी होने के हिसाब से आप ये भी स्टीरियोटाइप करेंगे कि men don't support feministic ideology, but not all the men. Some men are supported feministic ideology. Some things that feministic ideology are related to the pseudo feminism, जो कि एक नया concept आया है pseudo feminism का। The diversity, passions and efforts of the involved make it very vibrant movement. Different strategies have been used to spread awareness, fight discrimination and seek जस्टिस। हेयर आर सम ग्लिप्सेस ऑफ दिस स्ट्रगल। वुमेन स्ट्रगल में जो बेसिकली हमें कौन कौन से एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, फाइटिंग फॉर जो फाइट फॉर अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, सीक्स जस्टिस एंड गेट द इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल इक्वालिटी की भी बात हुई है। Women and girls now have right to study and go school. There are other spheres like legal reforms, violation, health, where the situation of the women and girls have improved.
These changes not happen automatically. Women individually and collectively have struggled to bring about these changes. Okay. कैंपेनिंग, तो द मेथड ऑफ वुमेन मूवमेंट का है हमारा फर्स्ट हो जाता है कैंपेनिंग टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट the women's right. Okay, campaign to fight discrimination and violation against the women are the important part of the women's movement. Campaigns have also led to the new laws being passed. Laws made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their families called domestic violence legal protection. Similarly, efforts made to the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines 1997 to protect women against sexual harassment at workplace. इसको विशाखा गाइडलाइंस भी बोली गई विद इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. विशाखा गाइडलाइंस में हुआ हमारी वुमेन्स का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है इन द वर्क प्लेस उनकी बात हुई है. इन द 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डाउरी डेथ. जो डाउरी का जो एक अलग प्रैक्टिस चल रहा है, जो कोई स्त्री धन था, एंशिएंट में तो स्त्री धन बोला जाता था और ये बोला जाता था जो स्त्री धन पे जो राइट है वो टोटली द गर्ल का होता है. बट अब स्त्री धन का कॉन्सेप्ट डाउरी में कन्वर्ट हो गया है. अब डाउरी की वजह से कैसे डाउरी डेथ्स प्रिवलेंट हो रहे हैं इंडियन सोसाइटी में. मोर स्पेसिफिकली केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड ग्रीडी फॉर मोर डाउरीज. वुमेन ग्रुप स्पोक अबाउट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिंग दिस केसेस ऑफ जस्टिस. They did so by coming to the streets, approaching the courts, and by sharing information. Eventually, this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. Because dowry is an illegal act now. So ये देखिए Satya Rani, an active member of the women's movement, sitting on a step of the Supreme Court, surrounded by the legal files gathered during the course of the long legal battles to seek justice for her daughter who was murdered by डाउरी. तो यहाँ पर आपको एक केस बन जाता है सत्य रानी. तो आप रियल केस है जिसकी डाउरी की वजह से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी. ये देखिए आपको कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी में. सत्य रानी जी हैं ये अपनी डॉटर के डाउरी डेथ की वजह से जो उनकी डॉटर की जान गई है उनके अगेंस्ट जस्टिस की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पे बैठी है विद द पाइल्स ऑफ फाइल्स एंड द फ्रेम ऑफ हर डिसाइज्ड डॉटर. ठीक है. राइजिंग अवेयरनेस कैंपेनिंग हो गया. फिर राइजिंग अवेयरनेस कैसे होता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट वर्क. बेटर राइट्स में भी आपको राइट टू एक्सप्रेशन की बात की गई, जहाँ पर आपने फ्री स्पीच की बात की गई है. आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 में हुआ है, ये सब की बात की गई है. तो बेसिकली इसमें लेकिन राइट टू स्ट्राइक की बात नहीं है. देयर इज ऑल्सो अ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द फंडामेंटल राइट्स. ओके. शोइंग सॉलिडारिटी, बेसिकली यहाँ पर सॉलिडारिटी एकता की बात की गई है कि कैसे वुमेन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने प्रॉब्लम्स को निपटारा कर रही हैं. वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन्स एंड कॉजेस. ओके. Our women are holding up candles to demonstrate the solidarity between the people of India and the Pakistan. Every year on 14 August, several thousand of people gather on the Wagah border on India and Pakistan hold the cultural programs. तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया कि कैसे पाकिस्तान एंड इंडिया की वुमेन है सॉलिडारिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेम जेंडर, दे come together and spread a common bond of cultural program. ठीक है. तो इसमें हमें solidarity देखने को मिल रही है. Further also making taking steps towards a better future for the girls. तो यहाँ पर जो चेंज देखने को मिल रहा है between the gendering process वो डायल्यूट होता जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है. तो यहीं से हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया सॉलिडारिटी बेसिस पे. क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं. इस चैप्टर से हमें क्या टेकवेज लेने थे वो देख लेते हैं. आर्टिकल 14 एंड 18 गिवन राइट्स टू इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, प्रोहिबिशन ऑफ डायरी एक्ट 1961 क्रिमिनलाइज डाउरी सिस्टम. तो प्रोहिबिशन ऑफ डायरी एक्ट 1961 में आया था जो क्रिमिनलाइज करता है डाउरी सिस्टम को. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था, क्रिमिनलाइज द वायलेंस ऑन मैरिड वुमेन. विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997.
ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू, तो यहाँ पर सी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जो 1997 में आया था। प्रोहिबिशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, मिनिमम वेज टू डोमेस्टिक वर्कर्स, प्रिवेंट ऑफ चाइल्ड लेबर्स। बेसिकली जो यहाँ पर ये सारे आप ऑप्शन में देख रहे हैं ना, तो ये वे ऑफ हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर्स। ओके, ये वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द जेंडर्स भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, साथ ही साथ ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो आंसर हमारा सी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट एट वर्क प्लेस, जो कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रोपाउंड किया गया था इन 1997 विशाखा गाइडलाइंस। मेंस का देख लेते हैं। तो हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कांट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। ओके, इस पे आपको ये क्वेश्चन मिला है, आपको इसको अगेन 80 वर्ड्स में लिखना है, प्लेन शीट में लिखने की कोशिश करना। तो इसमें पूछा है स्टीरियोटाइपिंग की वजह से वुमेन के राइट टू इक्वालिटी को कैसे इम्पोज होता है। तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब है राइट टू फ्रीडम। ओके, फ्रीडम में आपको चॉइसेस, टू मेक चॉइसेस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम। अब आपको बात करनी है कि राइट टू इक्वालिटी कैसे इम्पैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग, बिकॉज ऑफ द प्री कंसीव्ड आइडियाज ऑफ द सोसाइटी। तो इससे आप बात कर सकते हैं कि कैसे सोसाइटी ने थ्रू द जेंडरिंग प्रोसेस आइडियोलॉजी को इम्पैक्ट किया है, कैसे गर्ल्स आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट perform any kind of occupation like army, to go in the army. They think army is not meant for the girls because of the safety issue also, and there is some other agendas also. They also think that women are not physically that much fit for the army. तो यहाँ पर एक बात हो जाएगी। मार्केटिंग की बात की कि मार्केटिंग में सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व नहीं रहती। नर्सिंग की बात की, नर्सिंग में बोला जाता है कि गर्ल्स के लिए सूटेबल है, और भी अदर एस्पेक्ट्स देख सकते हैं। इंजीनियर्स, आपने एक एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है, जिसमें लक्ष्मी केस स्टडी आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कैसे वो इंजीनियर ड्राइवर बनी थी नॉर्दर्न रेलवे की। तो सारे आप उसमें कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल में, और सारे स्टीरियोटाइपिंग्स लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आप वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, हाउ वुमेन आर चेंजिंग द वर्ल्ड, विच इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड द गर्ल। तो ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड द गर्ल जो चैप्टर था वो डायरेक्टली लिंक था, क्योंकि वो प्राइमरी चैप्टर था और ये उसी पे स्टेप सेकेंडरी चैप्टर था। फिर इसके बाद हमारा एक नया चैप्टर आएगा जो बेसिकली पूरी चैप्टर लिंक्ड है, एक सीरीज में लिखा गया है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट NCERT चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।